सारा चीज है। जितना पैटर्न था कि 200 क्वेश्चन होंगे वैसा ही पैटर्न तो अभी तक दिख रहा है, कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे। जैसा तुम लोग एग्जाम भी दे रहे होगा कि जैसे बॉटनी है तो बॉटनी में 45, हाँ कैसे रहते 35 क्वेश्चन, 35 सेक्शन 1 से और 15 सेक्शन बी से, उसमें से आपको 10 ही करने होते हैं, टोटल 50 ही क्वेश्चन होंगे। हाँ टाइमिंग इंक्रीज कर दिया, पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब 3 घंटे 20 मिनट का है। तो ये 20 मिनट केवल फॉर्मेलिटी होगा, वो फॉर्म वॉर्म भरना, ओमार सीट भरना, तो इसको मत समझ लेना कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3 ही घंटे मिले। मेन है कि जो ओमार सीट जो फिल किया जाता है उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो मान के चलना, वो 20 मिनट्स तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। फिर बहुत सारा सिग्नेचर वगैरह करना रहता है, उसमें काफी टाइम लग जाता है ना। तो मैंने ये भी लिंक भी भेज दिया तुम लोगों को, जिसपे सारे इंफॉर्मेशन होंगे उनके वेबसाइट के, तो पढ़ो पहले उसको बारीकी से, एक एक लाइन को पढ़ो। एग्जाम तुम्हें देना है, तुम्हें सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना। और ठीक है, तैयारी करते रहो, सेम होगा एग्जाम जैसे पिछले बार हुआ था वैसे ही रहेगा, पेपर वैसे ही आएंगे ना, कट ऑफ मार्क्स भी वैसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस वेंजेस दिखने को नहीं मिल रहे। तो बोर्ड, पहले तो बोर्ड को अच्छे से कर लो, बोर्ड तो अब ज्यादा वैल्यू रहा नहीं मेरे में से बोर्ड का, ना बोर्ड तुम्हें ग्रेजुएशन करने में हेल्प करेगा, ना तुम्हें नीट में सीट दिलाने में हेल्प करेगा। बस बोर्ड बच्चा अच्छे से कर लो कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए 12th में, क्योंकि इस 12th के मार्क्स लेकर के तो आप डीयू में एडमिशन भी नहीं ले सकते, नीट में एडमिशन भी नहीं ले सकते। तो ठीक है, तो साथ साथ अब बच्चा बोर्ड के साथ साथ आप पढ़ते रहो नीट का भी, मेन जो है नीट ही है आपका। तो हम लोग यहाँ पर इकोलॉजी कर रहे थे और बहुत सारे पॉइंट को इकोलॉजी का हमने डिस्कस भी कर लिया था। इकोलॉजी बड़ा टॉपिक है, कहानी की तरह है, लेकिन समझना पड़ेगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज डिफिकल्ट है। तो याद करो हमने रिवीजन में, इकोलॉजी के रिवीजन में बहुत सारे टॉपिक टच कर ली, कवर कर ली। कौन कौन सा पार्ट था, चलो बताओ। सबसे पहले सभी को मैंने कॉमेंसलिज्म सबको याद हो गया, म्यूचुअलिज्म सारे एग्जांपल याद हो गए, फटाफट हैंड रेज करना। क्या सभी को म्यूचुअलिज्म के सारे एग्जांपल याद हो गए हैं? म्यूचुअलिज्म के सारे एग्जांपल, लाइकेन, माइकोराइजा, फिग एंड वास्प, ऑर्किड एंड बम्बल बीस, यही थे। क्या सभी को कॉमेंसलिज्म के एग्जांपल याद हो गए? एनसीईआरटी के कॉमेंसलिज्म के सारे एग्जांपल याद हो गए, प्लस एन जीरो का कौन कौन से थे? ऑर्किड प्लांट, मैंगो ट्री, ऑर्किड प्लांट मैंगो के ऊपर रहेगा, इपीफाइट्स वाले, क्लॉनफिश एंड सी एनिमोन्स, बार्निकल्स एंड वेल। क्लासिकल एग्जांपल कौन सा था? क्लासिकल यानी मेन एग्जांपल कौन से थे? एग्रेट बर्ड्स एंड कैटल्स, ये हो गए। तीसरा हमने डिस्कस कर रखा है जो तुम्हारा कौन सा था? कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन के साइन में मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको लोग बता दिया था, माइनस माइनस वाला, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना था गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉसेस ने क्या क्या जो रूल्स बताए थे याद रखना है। इसके फील्ड स्टडी याद रखने हैं जो कोनल्स ने किया था, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले दो टॉपिक, दो ही बचे इसमें, एक बच गया आपका प्रीडेशन, प्रीडेशन, और एक टॉपिक आपका बच गया है पैरासिटिज्म, और लास्ट टॉपिक बच गया आपका पैरासिटिज्म। एनसीईआरटी में दे रखा, लेकिन लैंग्वेज बच्चा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है इसकी लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रीडेशन का मतलब क्या है, बोलो फटाफट। व्हाट इज अ प्रीडेशन? जैसे ही तुम्हारे अंदर में मैंने बोला प्रीडेशन, तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड आता है, एक इमेज बनता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बोलेगा कि जैसे ही आपके दिमाग में प्रीडेशन वर्ड आता है तो एक इमेज क्रिएट होता है कि एक प्रीडेटर है, स्ट्रॉन्ग मजबूत टाइगर। ये टाइगर एक प्रीडेटर है, वो क्या करेगा? अपने प्रे को, प्रे मतलब डियर, डियर को कैच करेगा, सबसे पहले पकड़ेगा। कैच, तो सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पर? कैच करना, पकड़ना। उसके बाद में क्या करेगा? उसके गर्दन को मरोड़ देगा, यानी उसे किल करेगा। सेकेंड, उसे किल करेगा, और उसे क्या करेगा बच्चा? ईट। तो प्रीडेशन जैसे ही मैंने वर्ड बोला, क्या आपको ऐसे इमेजिन बने? मूवी में भी देखा, डिस्कवरी चैनल पे भी देखा ना, ज्योग्राफिक चैनल पे भी आप देखते हो कि टाइगर आता है, प्रे यानी को पकड़ा, पहले उसे कैच करेगा, किल करेगा और ईट करेगा। लेकिन
लेकिन बच्चा जो एक बर्ड्स है, स्पैरो बर्ड, जो आसपास छोटी सी चिड़िया दिखती है, स्पैरो बर्ड, बर्ड्स आपने देखा है, दिल्ली में नहीं दिखता बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स जो है वो बच्चा एक सीड खा रही है, सीड खा रही है। ये भी बच्चा इकोलॉजी के टर्म में एक प्रीडेशन है। बोले फिर से सुनो, एक बर्ड कोई सीड खा रही है तो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, एनसीईआरटी ने बोला ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में, ये भी बच्चा एक प्रीडेशन से कम नहीं है। सर क्यों प्रीडेशन क्यों हो गया? बर्ड्स कोई सीड खा रही है तो प्रीडेशन हो गया? हाँ, क्यों? क्योंकि सीड के अंदर में होंगे इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो बच्चा इक्वल टू वन लाइफ। प्रीडेशन का मतलब क्या है? किसी एक का लाइफ ले लेना, किसी को जान मार देना, किसी का लाइफ ले लेना। हाँ, तो एक बर्ड्स अगर किसी सीड को खाती है तो क्या उसके इम्ब्रियो को भी खाती है? यानी इक्वल टू वन लाइफ, वन लाइफ का डेथ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है सर कि हम लोग सुबह में उठ करके चने खा रहे हैं, स्प्रोट ना, एक चना बच्चा जिसे तुम लगा देते एक प्लांट बन जाता। तो आप जो बच्चा सुबह में उठ करके ग्राम चने का सीड खा रहे हैं, तो इक्वल टू आप भी बच्चा एक प्रीडेटर हो। हाँ, जो हम नाम के बच्चा कि हम हर्बीवोर्स हैं, तुम अपने आप को बोलते हो ना कि हम तो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? तुम बच्चा सीड खा रहे हो, यानी कि एक लाइफ को ले रहे हो, वो लाइफ बनता, लेकिन तुम बच्चे उसे मार जा रहे हो। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में, यू भी आप एक प्रीडेटर हो। यानी गोट, एक बकरी, गोट यानी बकरी, एक बच्चा ग्रास खा रही है, ग्रास को उखाड़ा पूरी खा गई। बच्चा रोजाना वो 100 ग्रास खाती है, ग्रास को उखाड़ा खा गई। ग्रास क्या एक लाइफ नहीं है? यानी कि इसका मतलब है कि जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो भी एक तरह के प्रीडेटर हैं, अगर तुम इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो आज से कोई तुम्हें ये बोले कि हम हर्बीवोर्स हैं, हम तो भाई नॉन वेजिटेरियन है, ये गलत बात है। इकोलॉजी के टर्म में सब कोई क्या है? सब कोई एक लाइफ को मार रहे हैं, सब कोई बच्चा प्रीडेटर है। क्या ये बात समझ में आई? तो बहुत तुम बोलते थे भाई कि हम तो भाई प्योर वेजिटेरियन है, हमने आज तक किसी को मारा नहीं है, किसी का जान नहीं लिया है, किसी को लाइफ नहीं लिया है। तो बच्चा तुमने कितने सीड खाए? हर सीड एक लाइफ था, तुमने कितने लाइफ को खत्म कर दिया। यू आर ऑल्सो ए प्रीडेटर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है, पढ़ के देख लीजिए। आई बात समझ में? फटाफट देख लीजिए। अब देखिए, मैं स्टार्टिंग के लाइन को बाद में समझाऊंगा। चलिए देखिए, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। When we think of predator and prey, जब हम प्रेडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट इज टाइगर, हमारे दिमाग में टाइगर का ही एग्जांपल आता है, एंड द डियर दैट रेडिली कम्स आउट आवर माइंड, हमारे दिमाग में यही आता है। बट स्पैरो ना, गोरिया चिड़िया, ठीक है, बट स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस ए प्रीडेटर। यानी कि एक बर्ड्स एक सीड खा रही है, वो भी बच्चे एक प्रीडेशन है। यानी तुमने चावल का दाना, गेहूं का दाना, कोई भी सीड दे दिया, वो भी प्रीडेशन है। कैसे? ऑल दो एनिमल ईटिंग प्लांट, एक गाय भैंस बकरी ग्रास खा रही है, प्लांट खा रही है, तो ऑल दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज्ड, हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं सेपरेटली एज हर्बीवोर्स, हम उसे हर्बीवोर्स बोलते हैं। बट इन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर। तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो ग्रास खाते हैं, और ग्रास खा रहे हैं यानी एक लाइफ को मार रहे हैं, तो वो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में, वो भी बच्चा एक प्रीडेशन है। यानी हम भी सभी लोग प्रीडेटर ही हैं। क्या यहाँ तक भी बात क्लियर होगी? फटाफट बोलिए, तब हम आगे चलेंगे। बोला ना, एनसीईआरटी के वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए समझते जाना। चलिए फटाफट हैंड रेज करो, तभी आगे चलेंगे। चलिए चलिए, अब एनसीईआरटी का पहला लाइन को समझते हैं। एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि जो प्लांट है, ये बच्चा ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर में सनलाइट आया, और प्लांट यानी कि इस पे सनलाइट आया, और सन की सारी एनर्जी को इस प्लांट ने यानी प्रोड्यूसर ने बच्चा ट्रैप कर लिया। प्लांट यानी प्रोड्यूसर, जो खाना बनाता है उसे प्रोड्यूसर करते हैं, जितने भी सन की एनर्जी है सबको बच्चा ट्रैप कर लिया। ये एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, यानी कि ये प्लांट जितने भी एनर्जी, उस सारे एनर्जी को वो ट्रैप करके रख लिया है। अगर प्रीडेशन नहीं होता तो एनर्जी का फ्लो हो ही नहीं सकता। बोले मतलब? सोचिए, इस प्लांट को कौन खाएगा? डियर खाएगा या रैबिट खाएगा? मान लीजिए कोई रैबिट खा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट को कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है।
तो रैबिट को ने क्या खाया बच्चा, प्लांट तो खाया, लेकिन ठीक है हर्बीवोर्स है, तो प्लांट की एनर्जी किसके अंदर चली गई, रैबिट ने क्या खाया, प्लांट खाया, तो प्लांट की एनर्जी कहाँ गई, रैबिट में। रैबिट को किसने खाया, ठीक है फॉक्स ने खाया, रैबिट को किसने खाया, फॉक्स ने खाया, तो रैबिट की एनर्जी कहाँ चली गई, फॉक्स में। और फॉक्स को किसने खाया, टाइगर ने खाया, टाइगर ने खाया, तो टाइगर ने किसे खाया, फॉक्स को, लेकिन फॉक्स की एनर्जी कहाँ गई, टाइगर में। तो पूरा का पूरा जो एनर्जी का फ्लो एक इकोसिस्टम में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्रीडेशन होता है। आई बात समझ में, एनर्जी प्लांट में था, हम खाए तो हमारे अंदर में प्लांट की एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। अगर मुझे कोई एनिमल्स खा ले, टाइगर खा ले, तो मेरी एनर्जी टाइगर में ट्रांसफर होगा। तो पूरे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है, किस लिए होता है, क्योंकि प्रीडेशन हो रहा है। क्या बातें समझ में आई आपको, समझ में आया। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्रीडेशन एक्ट एज ए कंड्यूट, वो चैनल का काम करता है। समझ लीजिए, बहुत सारे लोग लेट आते हैं, ये गलत बात है। हाँ, कितने सारे पॉइंट मुझे पहले बता दिए, अब बार बार रिपीट नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला कि जो भी सन की एनर्जी आई वो प्लांट में स्टोर्ड हो गई, प्लांट इज द प्रोड्यूसर, इस सारी एनर्जी स्टोर्ड का है प्लांट में। अब टाइगर तक पूरे फॉरेस्ट में जाना है, लेकिन एनर्जी तो केवल प्लांट में, कैसे जाएगा, प्रीडेशन होगा तभी सब में फ्लो करेगा। कैसे, प्लांट के प्रोडक्ट्स को किसने खाया, रैबिट ने, तो रैबिट ने खाया प्लांट को, तो प्लांट की एनर्जी कहां गई, रैबिट में, एनर्जी का फ्लो हुआ। अब रैबिट को किसने खाया, तो रैबिट को खाया फॉक्स ने, तो रैबिट की एनर्जी, एक मिनट, रैबिट की एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई, तो रैबिट की एनर्जी होगी फॉक्स के अंदर। फॉक्स को किसने खाया, टाइगर ने, टाइगर ने प्रीडेशन किया, मार करके खा गया। तो अब मुझे बताओ फॉक्स की एनर्जी कहां गई, टाइगर में। तो एनर्जी फ्लो क्यों होता है, एक इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इसलिए होता है कि एक दूसरे का प्रीडेशन होते हैं, नहीं तो एनर्जी बच्चा स्टोर्ड होकर के केवल प्लांट में रह जाएगा, प्रोड्यूसर में रह जाएगा। इसलिए प्रीडेशन एनर्जी फ्लो का काम करता है। कॉन्ड्यूट मतलब बच्चे चैनल, एक पाइप, इस चैनल में, इस पाइप में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स। प्रीडेशन के चलते ही एनर्जी का फ्लो होता है, ये मैं नहीं, अगर आपके एनसीईआरटी कहती है। चलिए देख लीजिए प्रीडेशन का मतलब समझिए, व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑटोट्रॉफ है, प्लांट है, सारी एनर्जी को स्टोर कर ले, ठीक है। इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल, अगर कोई एनिमल है ही नहीं टू ईट, खाने वाला, द प्लांट, अगर प्लांट को खाने वाला कोई एनिमल नहीं है, तो सारा एनर्जी कहाँ स्टोर रह जाएगा, प्लांट में रह जाएगा। तो मुझे पूरा इकोसिस्टम में फ्लो कराना है। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन as a nature's way of transferring higher trophic level the energy fixed by the plant। प्लांट ने जो फिक्स किया एनर्जी, उसको हायर लेवल में ट्रांसफर करना है, तो कैसे होगा, एक हर्बीवोर्स खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर, कार्निवोर को टॉप कार्निवोर्स खाएंगे, तो एनर्जी का फ्लो टॉप कार्निवोर तक हो जाएगा। अब देखिए, अब एनसीईआरटी ने कहा है, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, बिसाइड एक्टिंग कंड्यूट ऑफ एनर्जी, यानी प्रीडेशन होगा तो एनर्जी का फ्लो होगा एक ट्रॉफिक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऑफ एनर्जी अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। प्रीडेटर प्ले द इंपॉर्टेंट रोल द कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। समझिए, अब एनसीईआरटी ने ये कहा है कि प्रीडेशन से प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। सर समझते, मान लो बच्चे ये फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के अंदर में एक डियर, दो डियर, तीन, चार और पांच डियर है। मान लो बच्चे यहाँ टाइगर नहीं है, मान ली, इमेजिन कर लीजिए कि इस फॉरेस्ट में नो टाइगर, कोई टाइगर नहीं है, तो ये बच्चा डियर क्या करेंगे, उधम मचा देंगे। डियर बच्चा ग्रो करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, और पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हो जाएगा, पूरी तरह से केवल प्रे का ही पॉपुलेशन दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ टाइगर है, तो टाइगर के चलते ही वो अटैक करेगा, प्रीडेशन करेगा, इसलिए तो प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल है। अगर मान लेते एक फॉरेस्ट में टाइगर नहीं है, तो समझ जाइए डियर का पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। वो कंट्रोल में क्यों है ना, डियर का पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल क्यों है, क्योंकि यहाँ पास कौन है, टाइगर है, वो प्रीडेशन करेगा और प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करेगा। सर
अगर प्रीडेटर ना हो तो क्या हो जाएगा? एक हम केस स्टडी से सॉल्व करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का है। हम एक केस स्टडी यानी कि एक कहानी समझते हैं ऑस्ट्रेलिया की ना। कहाँ का भाई? ऑस्ट्रेलिया का। बड़े मजेदार कहानी है, समझिए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी है कि अगर प्रीडेटर ना हो तो प्रे के पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा, समझना है। बोले सर कैसे? कहा जाता है कि साउथ अमेरिका समझ में आ रहा है, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सब साउथ अमेरिका है, और यूएसए बच्चा आपका नॉर्थ अमेरिका होता है। तो साउथ अमेरिका में एक बच्चा ऑर्नामेंटल प्लांट था, यानी सजाने वाले प्लांट थे, लोग घर में यूज करते थे सजाने के लिए, जैसे एलोवेरा वगैरह प्लांट आप लोग यूज करते हैं, घर में रखते हैं। तो साउथ अमेरिका में एक प्लांट था ऑर्नामेंटल प्लांट, नाम था बच्चा, एनसीईआरटी में दिया है, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए, घर में लोग छोटे मोटे प्लांट लगाते थे सजाने के लिए। प्रिकली पियर कैक्टस, एनसीईआरटी ने नाम दिया प्रिकली पियर कैक्टस। चलिए मैं केवल कैक्टस लिख देता हूं, समझिए, ठीक है। और ये बच्चा घर में छोटे मोटे पॉट में लगाया जाता था। किसी तरह से एक टूरिस्ट की गलती से, एक टूरिस्ट को पसंद आ गया, एक टूरिस्ट आया ऑस्ट्रेलिया से, उसे बच्चा ये कैक्टस का प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट पसंद आ गया, और वो बच्चा इलीगली यहां से इस प्लांट को ऑस्ट्रेलिया लेते गया। कहां लेते गया बच्चा? ऑस्ट्रेलिया, किसी को बताए हुए बिना। तो जो प्लांट ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, ये बेटा ऑस्ट्रेलिया के प्लांट नहीं है, तो कैसे हो गए? एग्जॉटिक स्पीसीज। कैसे हो गए? एग्जॉटिक, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है प्लांट, ये गलती से या उसके ना जानबूझ करके उस टूरिस्ट ने कहा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इसने ऑस्ट्रेलिया में एक अपने घर में बच्चा अपने गार्डन में लगा दिया, अपने गार्डन में लगा दिया। कुछ दिनों में देखता है कि गार्डन के अंदर में बहुत तेजी से ये प्लांट ग्रो करने लगा। तो इस इंसान को लगता है, इस टूरिस्ट को लगता है कि लगता ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट इसे सपोर्ट कर रहा है, बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है। तो धीरे धीरे पूरे गार्डन में फैल गया। तो अगल बगल के पड़ोसी को भी लगा बड़ा अच्छा सा प्लांट है भाई, बड़ा तेजी से ग्रो करता है, हम भी अपने घर में लगाएंगे। तो धीरे धीरे वहां के आसपास के पड़ोसी लोग क्या करने लगे? लगाने लगे। और धीरे धीरे इतना स्पीड में ये ग्रो करने लगा, इतना स्पीड में ग्रो करने लगा कि वहां हर सिटी के हर लोग घर में ग्रो कर रहा है। लोगों को बोला अरे भाई ये कौन डेंजर है भाई, इतना तेजी से कौन ग्रो कर रहा है, उठा के उन्होंने फेंक दिया। कहां फेंका? रोड के किनारे। तो रोड के किनारे बहुत तेजी से फैलने लगा, तो लोगों ने उठाया उसे जंगल में फेंक दिया। देखा गया बेटा वहां पूरे के पूरे सिटी में, पूरे जंगल में, रेंज लैंड, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया रेंज लैंड, वहां के मिलियंस एकड़ में पूरा का पूरा, यानी शहर के आसपास पूरे एरिया में, लाखों एकड़ एरिया में ये कैक्टस का प्लांट चारों तरफ से कुछ ही टाइम में ग्रो कर गया। नेशनल हेवोक, प्रचंड अमाउंट में, तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना तेजी से ग्रोथ हुआ। लोग आश्चर्य हो गए, भाई ऐसा कौन सा प्लांट है भाई। अब यहाँ की गवर्नमेंट भी बड़ा टेंशन में आ गई, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बड़ी, कौन सा प्लांट है भाई इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि केवल शहर में यही दिख रहा है प्लांट। तो उन्होंने भाई बुलाया इकोलॉजिस्ट को, पूछा भैया ये चक्कर क्या है, ये प्रिकली पियर कैक्टस का क्या चक्कर है? तो उसने बोला कि देखिए भाई ये प्लांट यहाँ का नहीं, एग्जॉटिक है, किसी तरह से यहाँ लाया गया। बोले ठीक है कहाँ का? तो उसने बताया साउथ अमेरिका का है। तो क्या साउथ अमेरिका में इतना तेजी से ग्रो करता है? बोले नहीं, साउथ अमेरिका में पॉट में ही ग्रो करता है, बहुत कम अमाउंट में ग्रो करता है। प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में। तो बोला क्यों भाई, क्या ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ वो अडेप्ट हो गया है, क्या चक्कर है? बोले नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो बोले है क्या चक्कर यार? तो बोले देखिए साउथ अमेरिका में इसका पॉपुलेशन काफी कम है, कम अमाउंट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रिकली पियर्स का एक नेचुरल प्रीडेटर है, इस प्लांट पे फीड करने वाला कोई इंसेक्ट्स है, उसने दिया प्रिकली पियर मॉथ्स। प्रिकली पियर मॉथ्स यानी इंसेक्ट्स, वो खाता है और वो प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है। जब यहाँ इलीगली ये प्लांट आ तो गया, लेकिन उसका प्रीडेटर नहीं आया जो इस पे फीड करता था, इस पे खाता था, वो इंसेक्ट तो आया ही नहीं। तो धीरे धीरे प्रे का पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गया। इससे प्रूफ होता है कि प्रीडेटर अगर रहेगा तो अभी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उन्होंने प्रिकली पियर मॉथ्स इंसेक्ट्स को लेते आए, अपने एरिया पे ग्रो कराया, कुछ ही सालों में
अंडर कंट्रोल हो गए, यानी पूरी तरह से कैक्टस खत्म हो गए। ये मैं नहीं कह रहा बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी में केस स्टडी दिया हुआ है, मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूं। ये देखिए क्यों जरूरी है समझिए, ना तो उधम बजा देते, बोला था ना आपको। देखिए अब एनसीईआरटी में कितना अच्छे से ये लिखा है। हाँ देखिए एनसीईआरटी में लिखा है व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक मतलब वो स्पीसीज जो कि उस कंट्री में ग्रो नहीं करता, दूसरी जगह से लाया जाता है, ठीक है, और इंट्रोड्यूस इन ए ज्योग्राफिकल एरिया, दे बिकम इन्वेसिव, तेजी से ग्रो करते हैं, एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव नेचुरल प्रीडेटर। हमने प्रिकली पियर कैक्टस को साउथ अमेरिका से लाके ऑस्ट्रेलिया में ग्रो कर दिया, नेचुरल एवर, मतलब इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि इसका प्रीडेटर लाना भूल गए थे। चलिए अब सेकेंड एनसीईआरटी में क्या लिखा, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s ना, इंट्रोड्यूस किया गया, कॉज हैवॉक, हैवॉक मतलब बच्चा डिजास्टर, मतलब प्रचंड अमाउंट, भाई सोच नहीं सकते इतना तेजी से ग्रो किया, बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर। समझ में मिलियन समझ में आ रहा है, एक आध किलोमीटर की बात नहीं कर रही, लाखों किलोमीटर की बात कर रही, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ रेंज लैंड, वहां के ग्रास लैंड को, वहां के जो भी फॉरेस्ट वाले एरिया था उसे रेंज लैंड का। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया गया? ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, उस पे जो फीड करने वाला था उस मॉस को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, साउथ अमेरिका से लाकर के, वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। क्या 100% सभी को समझ में आ गया? बोलिए फटाफट, क्या ये केस स्टडी ऑस्ट्रेलिया की सभी को समझ में आ गया है? कहानी था, कहानी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग फटाफट हैंड रेस करो, कहानी बता दिया, आप क्या करना है? चलिए ये सर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है सर, ये बता दीजिए। चलिए भाई मान लो बच्चा आप किसान हो, किसान फार्मर, ये आपका क्रॉप है, ये बच्चा आपका क्रॉप है, और इस क्रॉप के ऊपर बच्चा, क्रॉप के ऊपर में कुछ छोटे छोटे अनवांटेड इंसेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, जिसे बच्चा हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट ये होता है ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हमारे प्लांट को खा जाते हैं। तो अब बताइए आप किसान हैं और आपके प्लांट के ऊपर में पेस्ट ने अटैक कर दिया, आप क्या करोगे? सर पेस्टिसाइड लाएंगे, एक केमिकल लाएंगे सर, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? एक केमिकल होता है, साइड का मतलब किलर। ये केमिकल डाल देंगे, पेस्ट मर जाएगा। लेकिन बच्चा नुकसान है, पहला नुकसान ये है कि पेस्टिसाइड आप डालेंगे बच्चा तो ये तो केमिकल है, और केमिकल प्लांट पे आएगा, उस प्लांट को हम खाएंगे तो हमें भी नुकसान होगा। पेस्टिसाइड केमिकल है, केमिकल का छिड़काव करेंगे, इंसेक्ट्स मरेगा, पेस्ट मर जाएंगे, लेकिन साथ साथ वो केमिकल प्लांट में जाएंगे और वो प्लांट से हमारे बॉडी तक पहुंचेंगे, नुकसान। दूसरा, पेस्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारेगा, वो तो सारे इंसेक्ट्स को मार देगा, हनी बी को भी मार देगा, यानी कि जो यूजफुल है फायदेमंद है उसको भी मारा, जो नुकसान दे उसको भी मारा, तो भाई हमारे लिए तो नुकसानदेह हो गया। तो तुम बताओ क्या करें? तुम किसान हो, पेस्ट ने अटैक कर दिया, तुम केमिकल नहीं यूज करना है, तो क्या यूज करें सर? आप क्या करो, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स ढूंढ के लाइए, इंसेक्ट्स ढूंढ के लाइए जो इस छोटे से पेस्ट पे फीड करते हैं, कुछ बर्ड्स ढूंढ के लाइए जो इस पेस्ट के ऊपर में फीड करते हैं। अब बताओ क्या करें? इंसेक्ट, छोटे मोटे इंसेक्ट ने अटैक किया प्लांट पे, आपको क्या करना, वहां बर्ड्स ऐसे इंसेक्ट छोड़ देने जो उस इंसेक्ट्स को खा जाए। तो क्या हुआ बच्चा, तुम चाहते तो केमिकल भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपने कंट्रोल कैसे किया? बायोलॉजिकल, इसी को एनसीईआरटी ने कहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही पेस्ट का प्रीडेशन करा दिए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, आपके घर में बहुत ज्यादा चूहा है, माइस बहुत ज्यादा है, कैसे मारोगे? सर एक तरीका है कि हम पॉइजन लेते हैं, पॉइजन को डाल दे और चूहा मर जाएगा। लेकिन बच्चा हो सकता है कि तुम्हारे घर का कोई छोटा बच्चा भी खा ले, पॉइजन है ना, तो बच्चा एक तो है, सर नहीं अच्छा है, इससे अच्छा है बच्चा तुम कैट को ग्रो करो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहा खाएगा, तो हो गया बच्चा बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी कि तुम्हारे प्लांट पे अटैक कौन कर रहा था? छोटे मोटे इंसेक्ट पेस्ट। केमिकल यूज नहीं करिए, तुम क्या यूज करो? ऐसे बर्ड्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो पेस्ट को खा जाए, तो हमने प्रीडेशन करा दिया पेस्ट का, तो हमने इसी को कह दिया बच्चा बायोलॉजिकल कंट्रोल। आपके एनसीईआरटी में यही चीज दिया है, फटाफट पढ़ के सिखाता हूं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल।
समझ में आया? पेस्ट मतलब अनवांटेड, जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। और बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, प्रे के पॉपुलेशन को रेगुलेट कर लेगा। ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब देखिए ध्यान से, अब सेकेंड चीज एनसीईआरटी ने क्या दिया है, प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, समझा रहा हूं, फिर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो प्रीडेटर होता है वो प्रीडेटर प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल तो करता है, डाइवर्सिटी भी मेंटेन रखता है। बोले सर समझ में नहीं आया, डाइवर्सिटी का क्या चक्कर? डाइवर्सिटी भी मेंटेन रखता है सर कैसे? मान लो बच्चा एक फॉरेस्ट है, ये बच्चा एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में 5 तरह के हर्बीवोर्स हैं। इस फॉरेस्ट के अंदर में बच्चा रैबिट भी है जो ग्रास खाता है, कौ भी है ग्रास खाने वाली, गोट भी है ग्रास खाने वाली, डियर भी है ग्रास खाने वाली, जिराफ भी है ग्रास खाने वाली। यहां पर ढेर सारे हर्बीवोर्स हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5, मान लो और कोई भी है बच्चा, XYZ भी, सभी बच्चा ग्रास खाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चा यहां इनको खाने वाला टाइगर और लायन नहीं है, मान लेते हैं इनको कौन खाएगा, ये हर्बीवोर्स है, ये प्लांट ग्रास को खाते हैं, और इनको खाने वाला कौन है, टाइगर, इनको खाने वाला कौन है, लायन। मान लो बच्चा यहाँ टाइगर को मैंने हटा दिया, यहां पर 8-10 अलग अलग तरह की स्पीसीज है हर्बीवोर्स, मैंने टाइगर को हटा दिया। बताओ अगर यहां पास टाइगर खत्म हो गया तो क्या होगा, रैबिट, टिकॉ, जिराफ, डियर, गोट, ये सारे के सारे क्या करेंगे, आपस में कंपटीशन करेंगे। क्यों? रिसोर्सेस कम है, दो रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट एग्जिट फॉर द लॉन्गर पीरियड, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग जाएगा, यानी आपस में कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे, और कंपटीशन में जो सुपीरियर होगा वो बचेगा, इंफीरियर मर जाएंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि 10 साल के बाद जब आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर भाई साहब 10 जो स्पीसीज थे उनमें से 8 स्पीसीज का लॉस हो गया, 8 स्पीसीज का लॉस हो गया। क्यों? कंपटीशन के चलते। लेकिन अगर टाइगर रहेगा तो जो सुपीरियर है उसको भी खाएगा, इंफीरियर है उसको भी खाएगा, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगा सुपीरियर वाले उसको ज्यादा खाएगा। अब मान लो बच्चा टाइगर गया, कौन है भाई सुपीरियर, कौन है, तो पता चला डियर सुपीरियर है, हाँ पॉपुलेशन ज्यादा है बेटा, उसी को ज्यादा खाएगा। तो सोचिए जिसका पॉपुलेशन बढ़ेगा उसी को ज्यादा खाएगा, तो वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेगा ना, कंपटीशन होने से बचेंगे, ये आपस में भी कॉम्पीट होने से बचेंगे भाई। चलिए, तो एनसीईआरटी ने बोला केस स्टडी से समझाइए सर, केस स्टडी से हमें समझ में आता है, केस स्टडी करके देखते हैं। तो चलिए केस स्टडी करने के लिए हम लोग कहां चलते हैं, तो केस स्टडी इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, अमेरिका का जो पैसिफिक, हमने पढ़ा है ना पैसिफिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन, अमेरिका के एक साइड अटलांटिक ओशन है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, हाँ, तो उसकी कोस्ट वाले पार्ट पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। क्या क्या? स्टार फिश था पिजेस्टर, कौन सा स्टार फिश है, पिजेस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। देख लीजिए, समझिए पहले कहानी को। तो हम गए अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट, याद रखिएगा कौन सा, हम लोग गए पैसिफिक कोस्ट पे, ठीक है, और वहां हमने क्या किया, मान लो इस एरिया में, ठीक है, एरिया में ए नाम के स्पीसीज है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इनवर्टिब्रेट्स इतने तरह के, और इनको खाने वाला कौन है, प्रीडेटर है, जिस प्रीडेटर का नाम है पिजेस्टर। पिजेस्टर, सर पिजेस्टर होता क्या, ये एक स्टारफिश, स्टारफिश प्रीडेटर है। प्रीडेटर करता क्या, प्रे को खाता है, ए को खाएगा, बी को खाएंगे, सभी को खाते रहेगा। ठीक है, अगर उन्होंने क्या किया, इस एरिया से पिजेस्टर को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया, सारे पिजेस्टर को हटा दिया, जितने भी पिजेस्टर थे उन सभी को हटा दिया, सारे पिजेस्टर हटा दिए एक्सपेरिमेंटली। तो देखा क्या गया कि जितने भी स्पीसीज हैं आपस में कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, और कुछ ही सालों में वहां पर 10 इनवर्टिब्रेट्स का लॉस हो गया। यानी कि हमने प्रीडेटर हटाया, ये सारे के सारे जो इनवर्टिब्रेट्स है आपस में कंपटीशन स्टार्ट कर दिया,
और जब कंपटीशन होता है तो सुपीरियर वाला इंफीरियर को एग्जिस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो धीरे धीरे इंफीरियर वाले खत्म होने लगे और स्पीसीज की डाइवर्सिटी लॉस हो गई। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, द स्टारफिश पिजैस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट। हमने फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया। व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड, हमने रिमूव कर दिए फ्रॉम एन इनक्लोज्ड, उस पूरे इनक्लोज एरिया में, उस एरिया से हमने हटा दिया, इंटरटाइडल एरिया, ठीक है, उस एरिया से हमने हटा दिया। मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर, एक ही साल में खत्म हो गए। बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, आपस में कॉम्पिटिशन के खत्म हो गए। इसलिए प्रीडेटर होना जरूरी है, जिससे सारे के सारे प्रे आपस में कंपटीशन कम करेंगे, और कंपटीशन कम करेंगे तो डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा। अगर प्रीडेटर गायब तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन में सुपीरियर इंफीरियर को एग्जिस्ट यानी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो प्रीडेटर प्रे को भी कंट्रोल करता है, प्रीडेटर डाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है, प्रीडेटर एनर्जी को कंड्यूट भी करता है, यानी कि चैनल के फॉर्म में ले जाता भी है। तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज समझिए, इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट स्प्रे, मान लो कहानी को समझो एनसीईआरटी के, मान लो बच्चा टाइगर, टाइगर से मजबूत तो कोई नहीं, टाइगर से कोई स्ट्रॉन्ग, क्या टाइगर से कोई स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट में होता है? नहीं। अगर टाइगर को बेटा अपने ईगो पे आ जाए, ईगो, अपने ईगो पे आ जाए, उसे भूख नहीं भी लगा है, डियर को पकड़े मार दे, डियर को पकड़े मार दे, खाना नहीं बचा, पेट भरा हुआ है, लेकिन उसे लगेगा मैं तो सबसे मजबूत हूं, तो धीरे धीरे अपने प्रे को अगर वो मारे, खाए नहीं बचा, पेट तो भरा हुआ है, बस मार दे, तो धीरे धीरे प्रे का पॉपुलेशन क्या होगा? प्रे का पॉपुलेशन क्या होगा बोलो सर? धीरे धीरे सारे डियर मर जाएंगे, तो प्रे का पॉपुलेशन घटेगा, और प्रे का अगर पॉपुलेशन घट गया तो एक टाइम आएगा कि जो प्रीडेटर है उसी को फूड नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली प्रीडेटर का ही डेथ हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं कि एक टाइगर है और टाइगर सबको ऐसे ही मार रहा है क्योंकि वो मजबूत है, सारे प्रे को मार रहा है, तो मार देगा तो धीरे धीरे प्रे का पॉपुलेशन घटेगा, और प्रे का अगर पॉपुलेशन घट गया यानी फूड की अवेलेबिलिटी घट गई, तो जाहिर सी बात है प्रीडेटर को खाना क्या मिलेगा? प्रीडेटर को खाना मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात क्या होगा भाई? प्रीडेटर ही मर जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा कि प्रीडेटर को चालाक होना चाहिए, दे शुड बी ना प्रूडेंट। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बच्चा दयालु, वो चाहे तो मार सकता है लेकिन वो नहीं मारता। लेकिन यहाँ पर गलत मीनिंग मत निकालो, दयालु नहीं हो, ऐसा नहीं कि डियर आया तो उसको छोड़ दिया, नहीं नहीं मारेंगे, तो डियर भी बोलेगा भाई बड़ा अच्छा सा टाइगर है जो हमें देखता भी है हमारे तरफ लेकिन मारता नहीं है, इसका मतलब बड़ा दयालु, दयालु नहीं है बच्चा, वो यहाँ पास चालाक है, क्योंकि वो अगर खुद से ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लगा, जबरदस्ती मारने लगा, तो प्रे ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर एक्चुअली में फूड ही खत्म हो जाएंगे, तो खुद उसका डेथ हो जाएगा। इसलिए वो दयालु नहीं है, जानबूझ के नहीं छोड़ रहा है, वो चालाकी से छोड़ दे रहा है। तो यही एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है प्रूडेंट। क्या आपको एनसीईआरटी में दिख गया? देख लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए। इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट, एफिशिएंट है, ओवर एक्सप्लॉइट, जरूरत से ज्यादा मारे प्रे, खाना भी नहीं फिर भी मारे, then the prey might become extinct, prey खत्म हो जाएंगे, and following it the predator will also become extinct for lack of food। इसलिए this is the reason why predator is in nature are prudent। prudent का मतलब बोलो तुम लोग, prudent का मतलब क्या होगा? गूगल पे जाके देखो, prudent का मतलब दयालु। क्या दयालु है? क्या वो परोपकारी है? क्या वो अपने प्रे के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है? नहीं, वो बेटा चालाक है। चालाक इसलिए है क्योंकि अगर ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, मारेगा, तो नुकसान इसी को बना है। डन, समझ में आ गई? बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? आया समझ में? प्रूडेंट समझ में आ गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ प्रूडेंट? प्रूडेंट मतलब क्लेवर, चालाक। दयालु मत लिख के आइएगा कि वो सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते वो, हाँ विवेकी, अपना दिमाग का यूज कर रहे हैं। चलिए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो अब सेकेंड चीज, अब मुझे बताओ थोड़ा सा ध्यान से, तुम बच्चा प्रे हो, प्रीडेटर तुम्हें मारना चाहता है, तुम बचोगे या बोलोगे भैया आपका स्वागत है मुझे मार दीजिए? तुम डियर प्रे है, प्रीडेटर टाइगर है, क्या डियर बच्चा बचना चाहेगा? सोच के बताओ, यस या नो?
प्रे अपने आप को बचाना चाहेगा या मारना चाहेगा? सर बचाना चाहेगा। कौन मरना चाहता है? अरे कोई भी फॉरेस्ट में कोई मरना चाहता है क्या? नहीं। तो सर बचेगा कैसे, सोचिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो प्लांट को है। प्लांट को कितने सारे हर्बीवोर्स खाते हैं, इंसेक्ट्स आके खाते हैं, प्लांट तो भाग भी नहीं सकता। एनिमल तो भाग लेंगे। सर कैसे? तो अब हमारे अंदर में आएगा प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड, उन्होंने अपने अंदर में इवोल्यूशन लाया, वेरियस डिफेंस, अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म लाए। कैसे सर? टू लिसन द इंपैक्ट ऑफ प्रिडेशन, प्रिडेशन के इंपैक्ट से बचने के लिए, कि कम से कम उन पे अटैक हो। कैसे सर? सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग क्रिप्टिकली कलर्ड, अगर तुमने फ्रॉग को देखा है तो वो बच्चा कैसा दिखता है? जैसा मिट्टी का कलर होता है, ग्रास का कलर होता है, क्रिप्टिकली यानी मटमैला, और मिट्टी का कलर, ठीक है, कादो कीचड़ है और वहां फ्रॉग भी बैठा है, पता ही नहीं चलेगा कि मिट्टी है, कादो है, कीचड़ है, या बच्चा कौन है? फ्रॉग है। छुप गया, कॉमोफ्लेज हो गया। इसी तरह तुमने कुछ इंसेक्ट देखे होंगे हरे रंग के, बैठा हुआ है लीफ के ऊपर, पता ही नहीं चलता कि लीफ है कि इंसेक्ट्स है। जब टच करोगे तब पता चलेगा ये तो इंसेक्ट था। तो ये क्या हो गया? कॉमोफ्लेज, ब्लेंडिंग, अपने आप को सराउंडिंग में छुपा लेना। मैं व्हाइट कलर का पहना हूं, सामने में भी व्हाइट कलर का है, सामने वाले को दिखेगा नहीं। चलिए, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रीडेटर, आसानी से नहीं दिखेगा अगर वो कॉमोफ्लेज यानी अपने कलर को सराउंडिंग के कलर से मैच करा लिए तो। इंडियन आर्मी का कलर देखा है? इंडियन आर्मी के कपड़े को देखा है? बोले हाँ। कैसा दिखता है? तो सर ऐसा दिखता है कि जैसे ग्रास के कलर का हो। क्यों? अगर रेड कलर का क्यों नहीं पहनते, ब्लैक क्यों नहीं पहनते, व्हाइट क्यों नहीं पहनते? सर एनेमी आसानी से देख लेगा, तो उन्होंने ऐसा कलर चुना है कि अगर ग्रास पे लेट भी जाए तो उनका सराउंडिंग से कलर मैच करेगा, कॉमोफ्लेज, मैचिंग विद सराउंडिंग। चलिए, सेकेंड चीज, सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर। जैसे एक एग्जांपल याद रखना, मोनार्क बटरफ्लाई, एनसीईआरटी में दिया मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई एक इंसेक्ट्स है जिसके अंदर में बच्चा बहुत ही बेकार का टेस्ट है, कुछ पॉइजनस ना, टेस्ट लिस्ट है, बहुत बेकार का टेस्ट है। तो अगर लाइफ में कोई एक बार मोनार्क बटरफ्लाई को खा ले, इतना बेकार का टेस्ट है कि लाइफ में उसे कोई खाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। मान लो बच्चा एक, ध्यान सुनना, कि मान लो बेटा एक पिज्जा खाया तुमने और पिज्जा का टेस्ट महा बेकार, तो क्या तुम लाइफ में खाओगे? तुम नहीं खाओगे, अपने घर वाले को भी बोलोगे इससे मत खाइएगा, दोस्त को भी बोलेगा ये वाला मत खाना, बहुत बेकार लगा था। तो इसी तरह से मोनार्क बटरफ्लाई भी कुछ ऐसे केमिकल है जिससे टेस्ट उसका बहुत खराब हो जाता है। बर्ड्स एक बार खा ली, लाइफ टाइम नहीं खाएगी, उसके दोस्त भी नहीं खाएंगे, बोल देगी अरे भाई उसको मत खाना, बहुत बेकार टेस्ट है। तो तुम बोलोगे सर आखिर इतना खराब वाला केमिकल आया कहां से जिससे उसका टेस्ट बड़ा खराब हो गया? तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब वो लार्वल स्टेज में होती है, वो इंसेक्ट्स जब लार्वल स्टेज में होती है तो किसी प्लांट पे फीड करती है, कैटरपिलर स्टेज यानी लार्वल स्टेज, तो वो ना वीड पे, अनवांटेड प्लांट पे फीड करती है, जिसके अंदर में क्या थे? केमिकल पॉइजन वाले थे। तो उसी को खाते रहती है तो बॉडी में जमा हो गया, जमा हो गया तो कोई भी उसे खाएगा तो बड़ा टेस्ट खराब लगेगा, उसे कोई खाना पसंद ही नहीं करता। चलिए, प्लांट को तो बड़ा नुकसान होना है, प्लांट तो भाग ही नहीं सकता। अरे एनिमल्स भाग सकते हैं लेकिन प्लांट कैसे भागे? और इंसेक्ट्स कहते हैं बच्चा 25% जो इंसेक्ट्स है ना दुनिया में, वो प्लांट को ही खा के जिंदा रहते हैं। देखो एनसीईआरटी में लिखा है फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स आए प्लांट को खा गए। इंसेक्ट्स नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन एज फाइटोफेगस, वो प्लांट को खा करके जिंदा रहते हैं, फीडिंग ऑफ प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब बताओ कैसे बचेगा? अब प्लांट को बचना है, भाग तो सकता नहीं है, तो देखिए प्लांट ने क्या तरीका निकाला, समझिए। प्लांट ने बोला रुको यार, मेरे ऊपर में कौन अटैक कर रहा है? हर्बीवोर्स, कैटल्स, गाय भैंस बकरी आती है खा के चली जाती है, तो क्यों ना हम अपने प्लांट के अंदर में कुछ केमिकल, टॉक्सिक केमिकल बना ले, टॉक्सिक केमिकल बना ले। बोले मतलब ऐसा केमिकल बना ले कि अगर कोई हर्बीवोर्स मुझे खा ले, हाँ, तो उसका हार्ट अटैक हो जाए, उसे बीमारी हो जाए ना, उसका मान लो बेटा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाए। सोचो प्लांट अगर ऐसा केमिकल बनाए, टॉक्सिक केमिकल, और इसे जैसे ही खाया, किसने खाया भाई? कैटल्स आया खाया प्लांट, तो प्लांट को सबसे बड़ा क्या है भाई? मान लो उसका
ऐसे केमिकल्स खाएं जिससे रिप्रोडक्शन सिस्टम खराब हो गया। तो प्लांट को लगेगा, एक कैटल्स को लगेगा यार कौन सा केमिकल है भाई, नहीं खाना है आप। मान लो बच्चे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए ना, उसके अंदर फीडिंग एफिशिएंसी खराब हो सकता है उसका डेथ हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो तुम बोलोगे सर कैटल मर गया, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? दूसरे को कैसे पता चलेगा? समझ लीजिए भाई, मान लो बच्चा कोई कैटल्स प्लांट को खाया, पॉइजन थे, पॉइजन खाने से मर गया, प्लांट तो बच गया, लेकिन कैटल्स, एक कैटल्स मरा, मान लो डियर मर गए, गोट मर गया ना, आपकी कौ मर गए, तो अब समझिए दूसरे उसके ऑर्गेनिज्म में एक मैसेज जाएगा, नहीं भाई इसे नहीं खाना है। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर आपने घर के आसपास में एक प्लांट देखोगा कैलोट्रोपिस, तुम लोग कहां देखोगे, दिल्ली में तो होता नहीं है ना, कैलोट्रोपिस जिसे आंकड़े का पेड़ कहते हैं, हिंदी में आंकड़े का पेड़ कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि आसपास की गांव में देखिएगा कैलोट्रोपिस का प्लांट है, गूगल पे देख लेना, तुम देख करके आश्चर्य में रह जाओगे, कैटल्स इसे कभी इसकी तरफ देखता भी नहीं। क्यों? इस कैलोट्रोपिस के अंदर में ग्लाइकोसाइड्स है, केमिकल्स है, अगर तुमने खाया डेथ हो जाएगा, मर जाओगे, तो कोई भी इसे कैटल्स खाना पसंद करेगा ही नहीं। तो एक तरीका समझ में आया, अपने अंदर ऐसे केमिकल्स रखिए जो हर्बीवोर्स के लिए नुकसानदेह हो, खाते ही मर जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, हार्ट अटैक हो गया, या उसका रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाए, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए, फीडिंग में प्रॉब्लम हो जाए, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कैटल्स इसे खाना अवॉइड करेगा। एक तरीका है। चलिए दूसरा तरीका एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है। कुछ प्लांट कैक्टस क्या बना लेते भाई, वो कांटे बना लेते हैं। अब कैक्टस ने कांटा बना लिया तो जाहिर सी बात क्या खा पाएगा, हर्बीवोर्स खा पाएगा? नहीं। तुमने देखा होगा रोज का प्लांट, उसमें क्या होते हैं, नोकीले होते हैं ना, थॉर्न्स ना, नोकीले उसमें कांटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसे हर्बीवोर्स ना खा पाए। एक तरीका तो ये, तो देखिए क्या किया उन्होंने, प्लांट देयरफॉर इवॉल्वड एस्टोनाइजिंग, मतलब हम लोगों को एक बताने के लिए बड़ा यूनिक तरीका, वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, अपने मॉर्फोलॉजी में और अपने अंदर के केमिकल में चेंजेस किया, डिफेंस की। थॉर्न्स वही कांटे बना लिए, आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल, अपने अंदर में लेते हैं मींस फॉर डिफेंस। मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक, अगर हर्बीवोर्स खाएगा बीमार पड़ जाएगा। व्हेन दे आर ईटेन, खाया बीमार पड़ा। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, जैसे ही खाया डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गया, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्टर्ब इस रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो क्यों खाएगा। इवन किल, हो सकता है वो मर जाए। यू मस्ट हैव सीन द वीट कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबेंडेंट फील्ड, एक फील्ड है जहां पर कैलोट्रोपिस का प्लांट लगा हुआ है। तो द प्लांट प्रोड्यूस अ हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड, एक केमिकल निकालता है, याद रखना ये केमिकल पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या निकालता है, ग्लाइकोसाइड्स, जो एक तरह से हार्ट अटैक करा देगा। एंड दैट्स व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल गोट्स ब्राउजिंग ऑन द प्लांट, इसे कोई खाना ही नहीं पसंद करता है, खाएगा तो मर जाएगा भी। चलिए इसी तरह से कुछ प्लांट ने अलग तरीका निकाला। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो, आगे चलते। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए कुछ प्लांट के अंदर में अलग एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये प्लांट, इनके अंदर में डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? देखो तुमने टी नाम सुना है, कॉफी, ये सब प्लांट बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर बच्चा कुछ कैफीन, टैनिन्स, कुछ बच्चे केमिकल स्टैकीन, कुछ कुछ केमिकल्स निकाले जाते हैं। नाम सुना है, हम क्या कॉफी क्यों पीते हैं, उसके अंदर कुछ कैफीन होता है, टी निकोटीन होता है। सर प्लांट क्यों बनाता है? क्या प्लांट को मजा आता है कैफीन बनाने में, प्लांट को निकोटीन बनाने में मजा आता है? क्यों बनाते हैं? तो ऐसे ढेर सारे प्लांट है बच्चा जो केमिकल्स बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ह्यूमनल डिजीज में कि कुछ प्लांट वीड्स बनाते हैं, चरस, गांजा, भांग, क्या क्या होता है ना, कि उससे कुछ केमिकल निकालते हैं जो हमारे लिए न्यूरो, हम लोग ड्रग्स के फॉर्म में यूज करते हैं। यानी बहुत सारे प्लांट के अंदर से हम लोग ड्रग्स, केमिकल निकालते हैं। हाँ, चरस, गांजा, भांग, कैसा, आपने ओपियम वगैरह का नाम सुना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ओपियम। तो सर ये प्लांट ओपियम क्यों बनाते हैं, ये ऐसे केमिकल्स क्यों बनाते हैं? सोचो, ये इसलिए बनाते हैं कि कोई हर्बीवोर्स खाए। मान लो ओपियम का प्लांट है, हर्बीवोर्स ने खाया, बेटा सर ही घूमने लगा उसका, वो चक्कर खा करके नीचे गिर गया। सोच लो अगर कोई कैटल्स आए और कोई
बहुत लार्ज स्केल में उसने क्या किया, टेनिन्स खा लिया, बहुत सारे कैफीन खा लिया, निकोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लिया, तो बच्चा बीमार पड़ गया, तो जाहिर सी बात है उसे खाना पसंद नहीं करेगा। तो प्लांट ऐसे केमिकल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि अपने आप को बचा सके, लेकिन इंसान ह्यूमन बीइंग ने इसी का फायदा उठा लिया। हम लोगों को पता चला कि प्लांट के अंदर में ऐसे केमिकल्स हैं जो जो जिससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, हमने उसका कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। अरे चाय की खेती, चाय के अंदर निकोटीन है, किस लिए है? वो अपने बचाव के लिए कि हर्बीवोर्स उसे खाना ना पसंद करे। कैफीन क्यों है? ज्यादा खाएगा तो ना जो आपका कैटल से उसे नुकसान पहुंचे, ओपियम खाएगा तो नुकसान पहुंचे, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने उसका कॉमर्शियलाइज करना स्टार्ट कर दिया, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने लगे, उस केमिकल को निकालने लगे, और हम लोग देखो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। देख लीजिए, यही नीट में पिछले साल क्वेश्चन भी आया था। हाँ, तो तुम्हें लग रहा है बड़ा आसान है, देख लीजिए पढ़ते। ए वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट, हम लोग निकालते हैं ना, कैफीन, टैनिन्स, ये सब निकालते हैं ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। निकोटीन, कैफीन, क्यूनैन, ठीक है, स्ट्राइकीन, ओपियम, ये याद रखिएगा सारे एग्जांपल। निकोटीन चाय में, कैफीन कॉफी में, क्यूनिन जो मलेरिया में हम लोग यूज करते हैं ये चीज, स्ट्राइकीन, ओपियम, ओपियम वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, और प्रोड्यूस बाय देम एक्चुअली आर डिफेंस अगेंस्ट ग्रेचर एंड ब्रोसर। वो एक्चुअली में किस लिए है? हर्बीवोर्स खाए तो नुकसान पहुंचे, लेकिन हम लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसको निकाल लिया और हम खाते हैं। सर हमें भी नुकसान होगा, हम बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हैं। ओपियम नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे भी ये ड्रग है। निकोटीन, कॉफी, ये सब जितने भी है बच्चे हम कम अमाउंट में खाते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट में कोई हर्बीवोर्स खाएगा तो जरूर से कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा, तो हर्बीवोर्स खाना पसंद नहीं करेगा। चलो अब बताओ, किसे किसे ये टॉपिक क्लियर हो गया? फटाफट बताओ, किसे किसे ये टॉपिक क्लियर हो गया? अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, फटाफट बोलो। क्वेश्चन पूछ लूं मैं? चलो, क्लियर है सभी को? डन, समझ में आ गया? अब पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा ना, एनसीईआरटी के वर्ड डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। चलो अब मुझे बताओ तीन चार चीजें यहां पर मुझे, अगर मैं किसी भी फॉरेस्ट से अगर टाइगर को हटा लूं तो प्रे का पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा? आंसर देना, बड़ा आसान आसान सा पूछो। अगर मैं किसी भी एरिया से टाइगर को हटा दूं तो प्रे का पॉपुलेशन, डियर का पॉपुलेशन घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो प्रे का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रीडेटर। टाइगर है तो प्रे को खाएगा, अंडर कंट्रोल रखेगा। चलो, अगर किसी भी एरिया से अगर मैं प्रीडेटर को हटा दूं तो डाइवर्सिटी, स्पीसीज की डाइवर्सिटी घटेगी बढ़ेगी? बोलो, किसी भी एरिया से मैंने टाइगर को हटा लिया तो वहां स्पीसीज की डाइवर्सिटी घटेगी या बढ़ेगी? इसका कोई आपके पास केस स्टडी है? केस स्टडी है मतलब साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट करके रखा है? हाँ, पिजेस्टर। हमने जब पिजेस्टर को हटाया, स्टारफिश को हटा दिया, तो एक साल में कितने इनवर्टिब्रेट्स लॉस हो गए? बोलो, अभी पढ़ाया था। अगर मैंने पिजेस्टर को हटा दिया तो उस एरिया में एक साल के अंदर कितने का लॉस हो गया? आंसर 10 इनवर्टिब्रेट्स खत्म हो गए हमेशा के लिए। डन। चलो अब बताओ, एनसीईआरटी में लिखा है प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, इसका मतलब क्या है? प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, इसका मतलब क्या है? प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, वो चालाक है। ठीक है, सही। अब बताइए कि अगर मैं, बताइए, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल हेवॉक, हाँ, लार्ज स्केल में एक कैक्टस ग्रो कर गया था, मिलियंस हेक्टेयर में ग्रो कर गया, तो उसका नाम बताइए तो कौन था? 1920s में ऑस्ट्रेलिया के रेंजलैंड में लार्ज स्केल में एक प्लांट का ग्रोथ हुआ था और वहां के लिए एक नेशनल हेवॉक बन गया, उसका नाम क्या था? तो आंसर उसका क्या था बोलो? प्रिकली पियर कैक्टस। क्यों ग्रो किया था, इसका एक लाइन में आंसर बताओ। इतना लार्ज स्केल में क्यों ग्रो किया था, रीजन बताओ। प्रिकली पियर कैक्टस का लार्ज स्केल में ग्रो हुआ, उसका रीजन क्या था? क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं थे, इसलिए आप ये गलती नहीं कीजिएगा। अगर कहीं से कोई, अगर आपको कोई प्लांट, कोई एनिमल पसंद आ जाए किसी कंट्री से, उठा के लेते मत आइएगा। समझ में आया? कहीं आपको कोई प्लांट, कोई एनिमल पसंद आ गया, उसको चोरी छुपे नहीं लाना है, नहीं तो यहाँ वो ग्रो कर जाएगा,
उसका प्रीडेटर है नहीं, तो वो बच्चा लार्ज स्केल में ग्रो करेगा, तो यहाँ के स्पीसीज को लॉस कराने लगेगा। आई बात समझ में? ये हमने गलतियां की है डाइवर्सिटी लॉस में। हम लालच में कई सारे फिश को, अफ्रीका वाले फिश को, कैट फिश को यहाँ लेते हैं, यहाँ के स्पीसीज का लॉस होने लगा क्योंकि ये सुपीरियर थे, इंफीरियर खत्म होने लगे। तो ये गलती नहीं करना है। चलिए अब मुझे बताइए ध्यान से, अब किसी प्लांट को अपने आप को बचाव करना है, प्लांट को बचाव करना है, तो अपने डिफेंस में वो मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंज करेगा? अपने आप को हर्बीवोर से बचाना है, गाय भैंस बकरी से बचाना है, मॉर्फोलॉजिकल, तो सर क्या करना है बोलो? सर कांटे बना लेगा, थॉर्न बना लेगा, कांटे बना लेगा। चलिए अब बताइए, एक बटरफ्लाई है जो हाईली डिस्टेस्टफुल है, उसका नाम बताइए। उसे कोई खाना पसंद नहीं करता, बड़ा डिस्टेस्टफुल है। क्यों भाई? जब वो लार्वल स्टेज में थी तो वो सब फीड की थी, मोनार्क बटरफ्लाई। चलिए, कैलोट्रोपिस प्लांट को कोई भी कैटल्स क्यों नहीं खाता? उसके अंदर कौन सा ऐसा केमिकल है जिससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है? कैलोट्रोपिस प्लांट, आकड़े का पेड़, उस पर कोई फीड ही नहीं करता, खाएगा तो उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर में क्या है? ग्लाइकोसाइड है। क्या है? ग्लाइकोसाइड से। आगे अब बताओ, चाय, कॉफी, ओपियम, ये सब जो प्लांट हमारे फायदे के लिए बनाते हैं या अपने डिफेंस के लिए बनाते हैं? फटाफट बोलो। ये चाय, ओपियम, कॉफी, क्यूनैन ना, मलेरिया निकालने के लिए हम लोग निकालते क्यूनिन, ये हमारे लिए नहीं बनाते बच्चा, अपने डिफेंस के लिए बनाते हैं। चलो अब बताइए, ये कॉमोफ्लेज का मतलब क्या है? कॉमोफ्लेज का मतलब क्या है? कॉमोफ्लेज मैंने इंडियन आर्मी का एग्जांपल बताया। अपने आप को हाँ ब्लेंड कर लेना, सराउंडिंग के साथ ब्लेंडिंग कर लेना। ओके डन, यानी अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। अब बताओ, मैंने बच्चा एक चना खाया, क्या मैं भी एक प्रीडेटर हूं इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में? यस या नो? यस। ब्रॉड कैटेगरी में देखोगे मैं भी। इसलिए कोई हर्बीवोर्स, कोई ग्रास उखाड़ के खा जाता है, एक लाइफ को मार दिया, वो भी एक प्रीडेटर है। स्पैरो बर्ड, वो एक सीड खा गई, वो भी बच्चा एक प्रीडेटर है। आ गई बात समझ में? तो अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। अब तुम्हें काम क्या करना है, बस 10 मिनट लगेगा, ये टॉपिक को पढ़ लेना, ठीक है? अब समझ में आएगा, मतलब मजेदार है, ऐसा नहीं है कि बच्चा देखो एनसीईआरटी में बड़ा मजेदार कहानी लिखा है। हाँ पैरासिटिज्म हम लोग करेंगे, लेकिन पैरासिटिज्म आपको याद है थोड़ा सा? ब्रूड पैरासिटिज्म याद है? कोयल क्रो वाला कॉन्सेप्ट याद है? ब्रूड पैरासिटिज्म केवल बता के छोड़ रहा हूं 2 मिनट में, देखो सबको आता है ना, कहानी सुना रहा हूं मस्त वाली। ब्रूड पैरासिटिज्म देखिए ध्यान से सुना, क्लासिकल एग्जांपल है ध्यान। स्प्रिंग के टाइम में, स्प्रिंग का टाइम यानी मार्च अप्रैल के टाइम में तुम देखोगे कि जो क्रो है अपना नेस्ट बना रही, क्रो अपना नेस्ट बना रही जहां वो अपने अंडे देगी। कक्कू यानी कोयल कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती। ये तुमने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, तो वहां पर ये उसने बोला था, एक नेस्ट लेके आया था और प्रिंसिपल ने, और ये बोला था कि आप तुम्हें मालूम है किसका नेस्ट है? तो बच्चे ने ये बोला था कि कभी भी कक्कू यानी कोयल अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो किसका नेस्ट यूज करती है? किसका नेस्ट यूज करती है? क्रो का। तो क्रो को बोले कि मुझे दे दो भाई अपना नेस्ट यूज करने के लिए, घोंसला दे दो, मैं अपने अंडे ले करना चाहती हूँ। कभी वो देगा? नहीं देगा। इसलिए वो चालाकी करती है। क्या चालाकी की? जैसे ही क्रो, मान लो क्रो ने 5 अंडे दिए, ठीक है, 5 अंडे दिए और बच्चा वो चली गई, उसका मैथ थोड़ा कमजोर है। किसका? कौवे का। क्रो का मैथ कमजोर है, उसने 5 अंडे दिए। कोयल आती है और 2 बच्चा अंडे अपने दे दी और वो चली गई। क्रो वापस आई, उसका मैथ कमजोर था, वीक था, उसने काउंट ही नहीं किया, उसे लगा हमारे ही अंडे, हमारे ही अंडे हैं, तो टोटल अंडे कितने? 7। लेकिन मान लो सर उसको अगर पता चले सर मेरा तो अंडा 5 है, ये 2 अंडे तो एक्स्ट्रा है, तो कहा जाता है बच्चा कि क्रो जब 5 अंडे देती है, तो जब आती है कोयल, तो वो 2 अंडे को लात से मार के फेंक देती है। कुछ बुक में ये भी लिखा है कि वो 2 अंडे को पहले फेंक देती है नेस्ट से और अपने 2 अंडे डाल देती है, जिससे कि मिसमैच ना हो। पहले भी 5 थे, 2 अंडे फेंक दिया, 2 अंडे अपने डाल दिए, तो 5 के 5 ही रह गए। और बच्चा जब आएगी क्रो तो उसके ऊपर बैठेगी, पूरा फीडिंग देगी, पूरा न्यूट्रिशन देगी, और लास्ट में जब उससे बच्चे निकलेंगे तो उसे पता चलेंगे ये तो भाई किसके हैं, किसके अंडे भाई? ये तो भाई
इससे कौन निकल रहा है? तो इससे तो कोयल निकल रही है। लेकिन इससे बचने के लिए क्रो ने क्या किया? अपने अंदर इवोल्यूशन लाया, अपने कलर, अपने एग के, अपने अंडे के कलर को, शेप को चेंज कर लिया, जिससे वो कोयल के अंडे से पहचान सके। मेरा अंडा पिंक कलर का, तुम्हारे अंडे ब्लैक कलर के, भाई तुम्हारे अंडे को नहीं रखेंगे, भगा देंगे, फेंक देंगे। यही बात आता है को इवोल्यूशन। कोयल भी अपने आप को बचाने के लिए क्या की? उसने भी अपने अंडे को, अपने कलर को, अपने शेप को, साइज को जस्ट मैच किससे कर लिया? क्रो से। तो दोनों का रिलेशन मेंटेन है। जैसा अंडा क्रो का, वैसा कक्कू का, कोयल का, दोनों का शेप साइज मेंटेन है। और आज तक ये पता ही नहीं चल पा रहा ये किसका अंडा है। तो आज तक ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये एक तरह से पैरासिटिज्म हो गया। तो इसी को एनसीईआरटी ने कहा ब्रूड पैरासिटिज्म, जो सभी को आता होगा, आई थिंक सभी बच्चों को तो आता है ना। तो ये आपको एनसीईआरटी ने बोला है कि आप देख भी सकते हो, सभी को आसानी से दिखता भी है, तो कर लोगे। तो बाकी हम लोग अगले क्लास में देखिए, पैरासाइट तो थोड़ा आसान है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन है बच्चा पॉपुलेशन वाला, जो ग्रोथ मॉडल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से बच्चा थोड़ा पढ़ के आइएगा। जे शेप, एस शेप हम डिटेल से करेंगे। नेटलिटी, मोर्टेलिटी, स्मॉल बी क्या है, कैपिटल बी क्या है, आधे लोग कंफ्यूज होते हैं। डी क्या है, समझ में नहीं आता सर, ये वाला समझ में नहीं आता सर, यहाँ पर जो बनाया हुआ है एक्सपोनेंशियल, एक्सपैंडिंग, डिक्लाइनिंग, स्टेबल, ये समझ। तो अगले 2 क्लास हम केवल पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल और ये पूरा वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही आएगा। मॉडल पढ़ेंगे, जो आपके पिरामिड बने वो पढ़ेंगे, नेटलिटी मोर्टेलिटी से न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में, वो वाला बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हो जाएगा सभी का। ठीक है, डन कर दें हम लोग। आ रहा है समझ में? कर लोगे यार, पढ़ तो लोगे ना। पैरासाइट पढ़ गया ना, मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। अगले क्लास में बेटा 10 मिनट्स में पैरासाइट खत्म करूंगा। आसान सा टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगली क्लास में करेंगे, 2 क्लास में पॉपुलेशन खत्म। तो और थोड़ा सा रेगुलेटर कन्फॉर्मन 1 क्लास बताऊंगा, तो चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।